हेलो स्टूडेंट्स, बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं गोवर्धन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम कक्षा 12 भूगोल विषय पढ़ रहे थे और भूगोल विषय के अंदर हमारे खंड एम से छठा अध्याय चल रहा था, मानव अधिवास। ओके, मानव जिस प्रकार के आवास बनाकर रहता है उसे मानव समूह के रूप में जिस प्रकार से वो आवास बनाकर रहता है उसे हम मानव अधिवास कहते हैं। और मानव अधिवास जो है इसकी प्रकृति के आधार पर इनको हमने दो भागों में विभाजित किया है। पहला भाग वो था अस्थायी अधिवास, जो विभिन्न जनजातियां वगैरह ऋतुओं के आधार पर, जलवायु के अनुसार जो है या मौसम के अनुसार या फिर अपने जो रोजगार प्राप्ति के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, वो अस्थायी प्रवास के रूप में सामने आते हैं। वहीं इसका दूसरा जो रूप है वो है स्थायी प्रवास। स्थायी प्रवास का मतलब यह है कि जब मनुष्य ने पाषाण काल के समय या जब प्राचीन काल में जब उसने अपना शुरुआत की और नदियों के किनारे वो रह के उपजाऊ स्थानों पर कृषि कार्य करने लगा, तो उसके पास जो उसकी संपत्तियां थी, उसकी कृषि योग्य जो भूमि थी, उसकी जो फसल थी, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके जो पालतू जानवर थे उनकी सुरक्षा के लिए उसने जो इन सब चीज़ों के लिए जगह स्थायी रहकर वो रहने लगा। और धीरे धीरे उसके जो मकान थे, मकानों में कई सारा समूह हो जाता है और इससे जो है स्थायी कृषि जब मनुष्य करने लगता है तो वहीं से जो है उसके जीवन में स्थायित्व आता है और वहीं से स्थायी आवास बनाकर वो रहने लगता है। इसे स्थायी अधिवास के रूप में हम जानते हैं। चलिए हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है स्थायी अधिवास। स्थायी अधिवास की उत्पत्ति जो है कब और कैसे हुई, वास्तविक रूप में यह कहना कठिन है, लेकिन विद्वान उत्तर पाषाण काल में स्थायी कृषि के साथ ही स्थायी आवासों की उत्पत्ति मानते हैं। कब से मानते हैं? उत्तर पाषाण काल में। पाषाण काल देखो, दो काल जो विभाजन होता है, जैसे ये पाषाण काल है, ठीक है। इस पाषाण काल से पहले का जो होगा उसे तो पूर्व पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद का जो समय होगा उसे कहते हैं उत्तर पाषाण, ठीक है। जैसे अगर हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो है सबसे लास्ट में है उत्तरकांड। कौन सा कांड है? उत्तरकांड। मतलब जो समाप्ति की ओर जा रहा है वो जो है वो इसका इस पाषाण काल की जो समाप्ति की ओर है वो वाला काल जो है वो क्या है? पाषाण काल का उत्तर पाषाण काल वो हो गया। इसी प्रकार जब पाषाण काल समाप्त होने में था और उसके बाद जो नया काल लगने में था, तो उस समय जो मनुष्य ने कृषि का स्थायित्व उसके जीवन में आ जाता है, स्थायी कृषि वो करने लगता है, तो यहीं से जो है अधिवासों की उत्पत्ति होती है। कौन से अधिवास की? स्थायी अधिवास की। ये कहा जा सकता है कि मानव के विकास क्रम में जब से मानव समूह रहने लगा तभी से स्थायी अधिवास जो है इसका विकास होगा, ठीक है, या हुआ होगा। मानव अधिवास मानव की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं। किस किस के प्रतीक माने जाते हैं? मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक जो है क्या माने जाते हैं? मानव अधिवास। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव अधिवास किसके द्योतक है? तो मानव अधिवास जो है सभ्यता और संस्कृति जो है इसके द्योतक है और इनके प्रतीक माने जाते हैं। किसी मानव बस्ती का स्थायित्व निम्न बातों पर निर्भर करता है। कोई भी मानव बस्ती जो है उसमें अगर वो स्थायित्व आता है, वो पहले अस्थायी थी और बाद में उसमें स्थायित्व आता है, उसके लिए कुछ निम्नलिखित कारण जो है या कुछ बातें ऐसी है जो उत्तरदायी है। वो कौन कौन सी उसको देखते हैं हम। तो सबसे पहले है स्थानीय संचित संसाधन। वहाँ पे जो संसाधन है उनका स्थानीय रूप से संचित होना चाहिए। संचित का मतलब संग्रहित रूप में होना चाहिए, उनका वहाँ पर जमाव होना चाहिए। तो ये ऐसी बात अगर होती है तो वहाँ भी मानव बस्ती का स्थायित्व नजर आता है। जैसे भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे, जैसे अपने राजस्थान की बात ले लीजिए, ठीक है। अभी बालोतरा बाड़मेर के अंदर जो है नए तेल के कुएं मिले हैं। कच्चा जो तेल होता है या प्राकृतिक जो तेल है उसे खनन का कार्य वहाँ पर किया जाएगा। तो उस खनन उसकी क्या है, वो संसाधन जो है वो संचित है वहाँ पे, उसकी क्या है, संचय रूप में है, वो संग्रह है उसका। तो उसके यहाँ पर खनन करने वाले, यहाँ पर जो भी मशीनरी काम करेंगे, वो संचालन करने वाले जो भी श्रमिक काम करेंगे, तो वो श्रमिक जो है यहीं पे आवास बनाकर रहेंगे। अब वो ऐसा तो है नहीं कि श्रमिक यहाँ से दूर रहेंगे, डेली अप डाउन करेंगे, तो वो उनका परिवहन जो खर्च होता है वो ज़्यादा आता है और कार्य का जो समय होता है वो भी कम होता है। तो वो यही जहाँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ रिफाइनरी लगी, तो इसी के आसपास कहीं ना कहीं वो आवास बनाकर रहेंगे। तो ये संसाधन की वजह से भी जो है उनके जीवन में स्थायित्व आ जाता है, क्योंकि वो निरंतर यही काम करेंगे, इनकी बस्तियाँ बन जाएगी, तो यहीं पर जो है एक प्रकार से वो क्या हो जाएगा, संचित संसाधनों की वजह से भी स्थायित्व आ जाएगा।
बाह्य विश्व से संबंध होगा वहां पर भी जो है स्थायित्व आ जाता है। भावी उन्नति की संभावना हो वहां पर भी सुरक्षा के लिए भी जो है लोग स्थायी रूप से रहते हैं। और धार्मिक संसाधन और आर्थिक कार्य जो है वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं या इसको प्रभावित करते हैं मनुष्य के स्थायित्व को। ठीक है, और यहीं से स्थायी आवास जो है या अधिकार जो है वो निर्मित होते हैं। मानव अधिवासों का जो निर्माण है निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। मानव अधिवास का निर्माण क्यों किया जाता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव अधिवास जो है इनकी निर्माण करने के पीछे क्या वजह है। तो जो मुख्य वजह है वो क्या है, भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए तथा मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा हेतु। हम अगर घर बनाते हैं तो घर क्यों बनाते हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा, किसी प्रकार की जो जलवायु के अंदर परिवर्तन आ रहा है या आंधी आ रही है, इन मौसमी दशाओं से बचने के लिए, इन कठोर परिस्थितियों से बचने के लिए जो हम किसका निर्माण करते हैं, आवास का निर्माण करते हैं। खाद्य व उपयोगी सामग्री के भंडारण के लिए, अगर हम खुले में रहेंगे, बारिश आ गई और हमारा जो अनाज जो है वो भीग गया, तो पूरा अनाज जो है वो एक दिन तो बीज के रूप में हो गया, अगले दिन फसल के जैसे उगने लग जाएगा, तो वो खराब हो जाएगा। तो इसका भंडारण के लिए जो है हम किसका निर्माण करते हैं, आवासों का निर्माण करते हैं। जंगली जानवरों और पशुओं से सुरक्षा के लिए तो है ही, अगर हम आवास बना के रहेंगे तो हमें जो है कीट पतंगे वगैरह या जो जंगली जानवर होते हैं उनसे सुरक्षा होती है। हम गेट बंद करने के बाद उनसे जो है एक प्रकार से रह सकते हैं सुरक्षित। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक व शैक्षिक कार्यों के लिए भी जो है इनका आवास का निर्माण किया जाता है। पारिवारिक और विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए भी, भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भी जो है इनका निर्माण किया जा सकता है। तो कुछ उद्देश्य ऐसे हैं जिनके लिए हम किसका, मानव अधिवासों का निर्माण करता है। मानव अधिवास जो है इसका वर्गीकरण, तो मानव अधिवास को प्राकृतिक विषय और आधारभूत कार्यों के आधार पर दो वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला तो ग्रामीण अधिवास और दूसरा नगरीय या शहरी अधिवास। जो ग्रामीण अधिवास है इन्हें ग्रामीण बस्तियां भी कहते हैं। ग्रामीण आवासों की जो अधिवासों की जो अर्थव्यवस्था है प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर करती है। आज भी भारत की जो 70% जनसंख्या जो है 71% जनसंख्या नगरों गाँव में निवास करती है। कितनी, 71% जनसंख्या। ठीक है, और 29% जनसंख्या जो है वो कहाँ करती है, शहरों में निवास करती है। और जो गाँव में निवास करने वाली जनसंख्या है, इस गाँव में निवास करने वाली जनसंख्या का 85% जो है वो किस पर निर्भर करता है, प्राथमिक व्यवसाय पर। ठीक है, प्राथमिक व्यवसाय के अंदर संग्रहण करना, कृषि कार्य करना, खनन क्रिया करना या इनसे संबंधित जो प्रकृति से सीधे रूप में लकड़ी आ रही है, जैसे लकड़ी काटना, मछली पकड़ना वगैरह, तो ये प्राथमिक जो क्रियाएं हैं या प्राथमिक जो व्यवसाय हैं ये इनका मुख्य आधार होता है। जैसे कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन, वनों से प्राप्त पदार्थों का संग्रहण आदि। अतः ग्रामीण अधिवास जो है मुख्यतः भूमि के विदोहन पर आधारित होते हैं। प्रकृति के विदोहन पर भी कह सकते हैं इसको। प्रकृति से प्राप्त जो संसाधन होते हैं उनसे संबंधित जो है ये आर्थिक क्रियाएं करते हैं। इसके बाद हम देखें तो ग्रामीण अधिवासों पर जो है आधुनिकता का प्रभाव नगण्य होता है, बहुत कम होता है, 0 के बराबर होता है आधुनिकता का प्रभाव यहाँ। इसलिए यहाँ सांस्कृतिक संगठन सुदृढ़ और मानव मूल्यों में प्रगाढ़ता पाई जाती है। सामाजिक मूल्यों मतलब हितों को व्यक्तिगत मूल्यों के ऊपर रखा जाता है। समाज जो है उसको पहले रखा जाता है, व्यक्ति स्वयं को जो है इनसे नीचे समझता है, सबसे ऊपर क्या समझता है, वो सामाजिक मूल्यों को समझा जाता है। ठीक है, एक शायर ने कहा भी है कि अजीब शहर है न शायर है यहाँ सर उठाते, और जो शायर हैं वो महफिल में दरी चद्दर उठाते हैं। तुम्हारे शहरों में कोई मैयत को कंधा नहीं देता और हमारे शहरों में मैयत जो छप्पर होता है वो भी सब मिलकर उठाते हैं हमारे गांव में। तो गांव ऐसी चीज़ है कि अगर किसी के घर का छप्पर भी गिर गया तो उसको सब लोग जो है एक साथ मिलकर उठाते हैं। और शहरों के अंदर अगर मैयत भी होती है तो आज तो वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी या जो एम्बुलेंस होती है उसके सहायता से उसे शमशान घर तक पहुँचाया जाता है। तो यहाँ सामाजिक मूल्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में उनको ऊपर रखा जाता है व्यक्तिगत मूल्यों की अपेक्षा। आगे हम बात करते हैं ग्रामीण अधिवास जो है उनके प्रकार किस प्रकार के होते हैं। तो ग्रामीण अधिवास जो है उनमें मकानों की संख्या और उनके बीच की दूरी जो है आकार के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासों का प्रकार कहा जाता है। यहाँ पर जो संख्या है मकानों की उनके आधार पर और मकानों के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है, उसके आधार पर इनके जो विभाजन है वो किया जाता है। ग्रामीण अधिवासों के प्रकार के लिए भौतिक लक्षण, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक जैसे जाति, धर्म और सुरक्षा आदि अनेक कारक उत्तरदायी हैं। सामान्यतः
ग्रामीण अधिवासियों में निम्नलिखित जो है 4 प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं। हमें 4 प्रकार दिखाई देते हैं ग्रामीण अधिवासियों के। कौन कौन से हैं वो? पहला है सघन व गुत्थित अधिवास, दूसरा है प्रकीर्णन या एकाकी अधिवास, तीसरा मिश्रित अधिवास और चौथा है पल्ली अधिवास। अब हम इनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सघन या गुत्थित जो अधिवास है, इन ग्रामीण अधिवासों को पुंजित, मतलब एक जगह जहाँ ये सघन होते हैं, मतलब मकान जो है वो बहुत पास पास होंगे। जैसे ये क्षेत्र है तो इसमें बहुत पास पास ये रोड हो गया, संपूर्ण पर काट रहे हैं, और यहाँ पर जो है आवास बने हुए हैं चारों तरफ, और यहाँ पर भी ऐसे ही आवास बने हुए हैं। तो ठीक है, एक प्रकार से ये सघन होंगे, ठीक है, मतलब पास पास होंगे। तो इन्हें पुंजित, सहन, संकेंद्रित, संकुलित आदि नामों से जो है को जाना जाता है। सघन ग्रामीण अधिवास उपजाऊ मैदानी भागों, जहाँ पर मैदानी भाग उपजाऊ होंगे तो ज्यादा उपजाऊ होंगे तो जनसंख्या भी ज्यादा निवास करेगी, और जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी तो अपनी सुरक्षा के लिए या कठोर जो जलवायु है उससे बचने के लिए वो अधिक से अधिक मकान भी बनाएंगे। समतल तथा पर्याप्त जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में होते हैं, क्योंकि इन सब लोगों की जो प्राथमिक जो ग्रामीण लोग हैं, इनका जो व्यवसाय है वो किस पर निर्भर करता है? भूमि की विद्यमान पर होता है। तो इनको जहाँ पे मैदानी भाग मिलेगा मतलब समतल भूमि मिलेगी, और जहाँ पर्याप्त जल की उपलब्धता होगी उन्हीं क्षेत्रों के अंदर लोग रहेंगे, जिन्हें आवास गृह पास पास होते हैं और संपूर्ण गांव सघन बसा हुआ होता है। आसान पहुंच के लिए इनके साथ जो है सड़क का निर्माण भी होता है। आवासों के साथ साथ विद्यालय, सामाजिक व धार्मिक स्थल भी इनमें बनाए जाते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं क्या है? आदिवास जो है वो प्राय खेतों के बीच, मध्य, किसी ऊंचे एवं बाढ़ से सुरक्षित स्थानों पर बनाए जाते हैं। जैसे कोई भी ये गांव है, ठीक है, तो इसके केंद्र के अंदर जो है अधिवास बनाए जाते हैं, तो इन सब लोगों को जो अपने खेतों से जो है वो पहुंच आसानी से हो जाए। दूसरा, बारिश ज्यादा भी हो जाए तो ज्यादा बारिश के अंदर जो है इनकी सुरक्षा बाढ़ से हो सके, और यहाँ से जो है दूर से अगर कोई संकट आने वाला है तो संकट को ये लोग पहले से ही भांप सके, इसलिए जो है इनका जो निर्माण होता है ये जो गांव है उसके बीच में बनाते हैं। सभी आवास जो है पास पास बने हुए होते हैं। सघन है तो संकुचित है, संकीर्ण है, ये छोटा, मतलब संकीर्ण का मतलब मानसिकता या सोच से नहीं, मतलब एक छोटे क्षेत्र के अंदर संकुचित रूप में है, तो इसलिए सभी आसपास बने होते हैं मकान। सभी आवास एक स्थान पर केंद्रित होते हैं एवं बाहरी आक्रमणों को मिलकर मुकाबला करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई आपदा आती है तो सभी लोग जो है एक के साथ एक कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहते हैं। सामाजिक प्रगाढ़ का होने से एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। इनके आवासों की संख्या जो है 40 से 50 से लेकर सैकड़ों तक हो सकती है। इनकी जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों के आधार पर 500 से 1000 या अधिक भी हो सकती है। सघन अधिवासों का वितरण जो है इस प्रकार से होता है कि इस प्रकार के अधिवास नदियों के उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में सघन ग्रामीण अधिवास जो है गंगा सतलज के मैदान में, मालवा के पठार में, विंध्यन पठार में, नर्मदा घाटी और राजस्थान के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। इसके बाद जो है प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास जो है वो आते हैं। प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास जो है ऐसे अधिवास जो छितरे या बिखरे रूप में होते हैं। प्रकीर्ण मतलब बिखरे हुए होते हैं, छितरे थोड़े दूर दूर होते हैं। इनके आवासों के बीच में जो है अंतर ज्यादा होता है, इसलिए आवास जो है एक दूसरे से दूर और कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं। आवास एक दूसरे से दूर होते हैं, व्यक्ति एकाकी रूप में रहता है। जैसे व्यक्ति का जो है ये क्षेत्र मान लीजिए, ठीक है, यहाँ एक व्यक्ति का खेत है, फिर यहाँ एक का है, यहाँ एक का है, यहाँ और यहाँ, ठीक है। यहाँ वाले व्यक्ति ने अपने खेत में यहाँ मकान बना लिया, दूसरे ने यहाँ बना लिया, तीसरे ने यहाँ बना लिया, फिर इसने यहाँ बना लिया, इसने यहाँ बना लिया। जिसको भी जहाँ अच्छा लगा अपने खेत के आधार पर, तो ये मकानों की जो दूरियां हैं वो क्या है, दूर दूर हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रकार, और फिर एक व्यक्ति दूर रहेगा तो एकाकी जीवन अपने आप आ जाएगा। उसमें व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन करता है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते, एक दूसरे की भावना, सहयोग की भावना जो है वो भी कम होती है। कृषि में संलग्न जातियों में ऊंच नीच की भावना भी होती है, जातीय आधार पर जो है ये भेदभाव भी करते हैं। इनकी विशेषता है। आगे हम बात करते हैं विवरण, कहाँ कहाँ लोग जो है फैले हुए हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्रेसी मैदान, प्रेसी जो घात के मैदान है यहाँ पर। एशिया में स्टेपी जो मैदान है रास्ते यहाँ पर। गंगा में खादर क्षेत्र, खादर, बांगर, तराई वगैरह आपने पहले पढ़ा हुआ है। खादर वो क्षेत्र है जहाँ पे जो है प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, तो वो क्षेत्र जो है वो क्या है, खादर है, मतलब यहाँ सिंचित जो क्षेत्र होते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में तराई वाला क्षेत्र जो भी आप जानते हैं, भाबर। मध्य दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना की पंपास जो मैदान है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में
तथा दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, तापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में तथा मरुस्थलीय प्रदेश में प्रकीर्ण आदिवास प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद जो है वो नंबर आता है मिश्रित अधिवास का, और मिश्रित अधिवास को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।